कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। डेरिवेटिव की क्लास आज हम 1B शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का जैसे मैंने बताया एक दूसरा नाम ये भी है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। तो एक तो दोस्तों डेरिवेटिव्स है और दूसरा नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। तो दो नाम हैं जी जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को मतलब क्लास 1A में जो मैंने लास्ट क्लास ली थी क्लास 1A, क्योंकि हमारी फेस टू फेस की क्लास 3-3.5 घंटे की होती है एक, तो मैंने वो क्लास मेरे को लगता है 1.5 से 2 घंटे की ली थी। उसमें कुछ बात ऐसा है जो हम फेस टू फेस में कराते हैं, इसलिए मैं इसका आज की क्लास का जो नाम मैं दिख रहा हूं वो दोस्तों क्लास 1B है। क्लास 1B है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, कुछ इमेजेस दिखाई थी, कुछ वीडियोस दिखाए थे। तो उन्हीं बातों के साथ आज मैं दोबारा से डेरिवेटिव आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। और डेरिवेटिव में हमने लास्ट क्लास में एक बात सीखी थी कि एन एग्रीमेंट, वैसे डेरिवेटिव बना कैसे है, एक वायदे से, वायदा कारोबार। हेजिंग टूल्स आपको मैंने बताया था कि हमारे को अलग अलग प्रकार के रिस्क हैं, रिस्क आर इन्वॉल्व, और उस रिस्क को कवर करने के लिए हम हेज करते हैं। और हेज दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है डेरिवेटिव्स। तो मैंने कहा जी डेरिवेटिव्स चाहे कोई भी तरह का हो, जैसे मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे कि भाई 5-6 तरह के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जिसमें से हमने 3 डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये जो भी मैंने 5 तरह के आपको टूल्स बताए थे, इन सभी में हम कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ही करते हैं। एग्रीमेंट देखिए जी, एग्रीमेंट जो है वायदा होता है, जैसा मैं आपको बताऊं, और वायदे में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक वो जो वायदा लेता है, एक को हम कहते हैं ऑफरर, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। और दूसरा होता है एक्सेप्टर। एक होता है ऑफरर और एक होता है एक्सेप्टर। एक ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। इसको हम कहते हैं इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, वैसे तीनों कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस है, जैसे हमने सीखा था। तो तीनों में डिफरेंस है। फॉरवर्ड में कुछ प्लस माइनस है, फ्यूचर के कुछ प्लस माइनस है, ऑप्शन के कुछ प्लस माइनस है। तीनों के प्लस माइनस अलग अलग है, जैसा हमने सीखा था। ये कॉमन पॉइंट्स हैं। एक ऑफरर होगा, दूसरा उसका एक्सेप्टर होगा, इसमें लीगल कंसिडरेशन होगी और उस कंसिडरेशन को हम कहते हैं
कंसिडरेशन को हम फ्यूचर में, ऑप्शन में, फॉरवर्ड में, प्रीमियम या अलग अलग नाम से बोलते हैं। दोस्तों पिछली क्लास मैंने आप सभी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताने की कोशिश की थी कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ज्यादा बेटर क्यों है फ्यूचर से, और ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कॉल ऑप्शन होती है और एक पुट ऑप्शन होती है। राइट टू बाय, हम कभी कुछ खरीदना चाहें तो इसको हम कहते हैं राइट टू बाय, और पुट को हम बोलते हैं राइट टू सेल। राइट टू सेल, कुछ बेचना है, बेचने की राइट को सेल, पुट, और खरीदने को बोलते हैं कॉल। राइट टू बाय, राइट टू सेल, ठीक है जी। मैं फिर ये भी बता चुका था लास्ट क्लास में कि एक ऑप्शन का नाम होता है अमेरिकन, 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 और दूसरी होती है जी यूरोपियन, यूरोपियन। अब एक बच्चा कहने लगा जी अमेरिकन और यूरोपियन दोबारा से बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिकन का मतलब ये है कि जब आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे मैं कहता हूं जी ये जो डेट है इसका नाम है एक्सपायरी डेट। अगर आप एक्सपायरी डेट में ही अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो तब तो हम उसको कहते हैं, इसका नाम है यूरोपियन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। और अगर इससे पहले भी कहीं पर एक्सरसाइज कर सकते हो, मान लो एक्सपायरी डेट से पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करने का हक रखते हो, साडा हक एथे रख, गाना सुना होगा आपने, तो इस ऑप्शन का नाम है, इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन। इस ऑप्शन का नाम है अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है जी। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं ये चाह रहा हूं कि आप सभी ईमानदारी से मैंने जो होमवर्क दिया था वो एक बार निकालने पहले हम देखेंगे कि आपने कितना किया है, और फिर मैं आगे चलूंगा। तो एक बार आप सभी डेरिवेटिव की के प्रैक्टिकल को निकालने, मैं आपके सामने वो शीट रख रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कर भी लिया था, ठीक है जी, बिल्कुल कर लिया था, फर्स्ट कर लिया था। फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, आप देखें लिखा हुआ था इन्फोसिस स्टॉक इज सेलिंग एट ₹5,000। 5,000 रुपए का ये इन्फोसिस का स्टॉक बिक रहा है। मिस्टर एक्स हैज अ नेगेटिव व्यू, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, नेगेटिव व्यू और पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसका प्राइस गिरेगा, और पॉजिटिव का मतलब होता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है जी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है जी। He decides to go through the option route to take advantage of the situation. He buys option from Mr. A, which will entitle him to sell 100 shares at this. तो आपको नीचे बताना है टाइप ऑफ ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन प्रीमियम, बायर ऑफ द ऑप्शन, बायर को हम होल्डर भी कह देते हैं, राइटर ऑफ द ऑप्शन, अंडरलाइंग एसेट, करंट मार्केट प्राइस। तो ये 5-6 चीजें बतानी है। मैंने नीचे लिखा है टाइप ऑफ ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन है, अमेरिकन पुट ऑप्शन है, क्योंकि आप कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेचने का हक आएगा, तो बेचने के हक को हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। दूसरी बात आप देखें, इसमें जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 4,500 रुपीज का है, मतलब आप किसी को बेच सकते हैं 4,500 रुपीज में,
एक्सपायरी डेट दी हुई है 30 दिसंबर। ऑप्शन प्रीमियम आपको दिया हुआ है कि भाई 200 रुपए है पर शेयर, तो 100 शेयर के लिए 20,000 रुपए हो गए। बायर ऑफ द ऑप्शन, राइटर ऑफ द ऑप्शन वगैरह वगैरह। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कर लिया होगा। फिर मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया था और उसका मैंने एक पे ऑफ बनाया था। भले कंसेप्ट नहीं भी हमने लिखा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने थर्ड के बाद फोर्थ भी किया होगा और आप थर्ड और फोर्थ को देखें तो थर्ड में और फोर्थ में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, या आप क्वेश्चन शायद थर्ड में, अच्छा थर्ड में और फोर्थ में देखें वो थोड़ा सा 80 इधर आ गया है और 130 इधर आ गया है थोड़ा सा, वो भी हम देख लेंगे। जैसे केस 1 में स्पॉट प्राइस है 80, स्ट्राइक प्राइस है 100, ठीक है जी। केस 2 में केस 2 में 100, 100, 110, 100, 120 वगैरह वगैरह नीचे लिखा हुआ है फॉर फाइंड इन ईच केस वेदर द ऑप्शन इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालनी है। तो ये मैंने आपके सामने दिया हुआ, ठीक है जी, ये दिया। फिर मैंने आपको बोला था जी पहले 4 क्वेश्चन तो आप कर लें। आज हम पहले 4th क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 5th देख लेंगे, फिर 6th देखेंगे, आपके पेपर में आया हुआ है, और उसके ऊपर कुछ फिर 2-3 कंसेप्ट लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5th के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th के लिए कहता हूं कि आप आ जाएं और क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 4th, कंसिडर द फॉलोइंग 6 केसेस ऑफ पुट ऑप्शन। ऊपर भी लिखा हुआ पुट ऑप्शन, तो लिखे जी। पुट का मतलब आपको पता ही है, इन द मनी का मतलब पता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और क्योंकि पुट है इसलिए मैं पुट लिख रहा हूं, और यहां पर मैं केसेस लिख रहा हूं भी कौन सा केस है। एक्सरसाइज प्राइस कौन सा है, स्पॉट प्राइस। मैं यहाँ पे स्पॉट प्राइस लिख रहा हूं, लेकिन स्पॉट प्राइस 2 तरह के होते हैं। मैं लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय स्पॉट प्राइस कौन सा था, क्योंकि हम डिसीजन उसी पे लेते थे। अब ऑप्शन प्रीमियम दिया नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहां लिखता और यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो दोस्तों मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं आपके सामने, ये 5 कॉलम्स प्रिपेयर किए हैं। 6 केसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस एक ही बात है, तो मैंने 100, 100, 100, 100 और 100 का मैंने एक्सरसाइज प्राइस लिख दिया है। स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। ऑप्शन प्रीमियम बेटे दिया ही नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो मैं लिखता ऑप्शन प्रीमियम। अब मैं आ रहा हूं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। पहले केस में आप ये समझ लीजिए कि आपके पास पुट ऑप्शन है, आपके पास बेचने का हक है। आप राइटर को 100 रुपए में बेच सकते हैं और बाजार बेचे तो 80 रुपए का बेचेंगे, तो बट नेचुरल आप राइटर को ही बेचेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको एक्सरसाइज करने से क्या होगा, इन द मनी होगा, और इन द मनी भी कितना, 20 रुपए का होगा आराम से बेटे। मैं तो कहता हूं एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। पुट ऑप्शन का मतलब है बेचने का हक। अब दूसरा केस देखें,
आपके पास 100 रुपए के बेचने का हक है और स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी है 90 की, ठीक है जी। तो आप अगर राइटर को बेचे तो 100 रुपए का बिकेगा और अगर उसको बेचे तो 90 रुपीज का बिकेगा। तो बट नेचुरल राइटर को बेचना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए इन द मनी, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 10 रुपए का बेनिफिट होगा। 100 का एक्सरसाइज प्राइस है और 100 का ही स्पॉट प्राइस है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्स। क्यों? क्योंकि एट द मनी का केस है और मैंने बताया था कि एट द मनी में हम एक्सरसाइज नहीं करते, इसको मैं बोल रहा हूं एट द मनी। प्रॉफिट निल, क्योंकि जब मैं लैप्स करूंगा तो होल्डर को तो कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, तो ये होल्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कॉल ऑप्शन में खरीदने का हक है, पुट ऑप्शन में बेचने का हक है, दोनों अलग अलग चीजें। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल। अब आप आ जाइए केस नंबर 4 में, इसको भी लैप्स करूंगा क्योंकि बाजार में 110 की बिक रही है वो चीज, तो मैं महंगे रेट में बेच दूंगा। आउट द मनी, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ करता तो आउट द मनी हो जाता, तो कुछ नहीं आएगा जी। लैप्स आउट द मनी निल, लैप्स आउट द मनी निल। ये लीजिए आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया। उम्मीद है कि आप घर से करके आए होंगे और आपको बाकी बातें भी क्लियर हो गई होंगी कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, 5th और 6th एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी एक बार ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी खोला था। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार 5 को खोल लें, बुक मेरे सामने है समय। 5th क्वेश्चन को खोल लें और 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेट वेदर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो आपको ये बताना है कि वो इन द मनी है, एट द मनी है या आउट द मनी है, ठीक है जी। तो ये ओरल क्वेश्चन ही है, आपके सामने आंसर भी दिया हुआ, मैं बोलता जा रहा हूं, आप चेक करिए। एक्सरसाइज प्राइस 1360 रुपए का है, कॉल ऑप्शन है, खरीदने की राइट है, आप खरीद सकते हैं 1360 में राइटर से, लेकिन यही चीज बाजार में मिल रही है 1340 में। 1340 देखिए आप 1340 में मिल रही है। तो बट नेचुरल है आप बाजार से खरीदेंगे और इस ऑप्शन को लैप्स कर देंगे, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज किया तो आपकी जेब से 20 रुपए चले जाएंगे, तो इसी को कह रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी लैप्स। दूसरा केस 1360 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस है और बाजार में भी 1360 रुपए का ही प्राइस है, इसको हम बोलते हैं एट द मनी। और एट द मनी में हम ये मानेंगे, इंस्टीट्यूट ने माना है कि हम उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, लैप्स कर देंगे, तो एट द मनी हो गया जी, ठीक है जी। तीसरा केस कॉल ऑप्शन है, 1360 रुपए का आप खरीद सकते हैं लेकिन बाजार में 1380 का मिलेगा, इसका मतलब आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1360 का आप खरीद सकते हैं और बाजार से 1380 का खरीदेंगे, तो आप एक्सरसाइज करें इन द मनी, 20 रुपए का बेनिफिट। फोर्थ केस 1360 1400 बट नेचुरल है, इसको भी एक्सरसाइज करें। क्यों? क्योंकि 1360 रुपए कम है और 1400 ज्यादा है, इन द मनी एक्सरसाइज, ठीक है जी। पुट ऑप्शन नेक्स्ट केस 4 है पुट के। पुट में ध्यान रखिएगा, बेचने की राइट होती है आपके पास, खरीदने की राइट नहीं होती। पुट में बेचने की राइट होती है। तो आइए पुट में देख लें एक बार, 1360 में हम उसको बेच सकते हैं और बाजार में 1340 का बेच सकते हैं, तो बट नेचुरल उसको मतलब राइटर को हम 1360 में बेचेंगे, इन द मनी 20 रुपए का बेनिफिट है। 1360 दोनों केसेस में हम बेच सकते हैं एट द मनी, इंडिफरेंट। 1360 1380 1360 1380, अब आप चेक कर लीजिए
1360 में आप उसको बेच सकते हैं राइटर को, और बाजार में बेचो तो 1380 का बिकेगा। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि 1380 में बेचेंगे, इसका मतलब वो ऑप्शन को हम ऑप्ट ही नहीं करेंगे, आउट ऑफ द मनी, लैप्स लैप्स कर देंगे। 1360 1400 आउट ऑफ द मनी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5th के बाद मैं 6th में आ रहा हूं। मेरे को लगता है जी 6 क्वेश्चन तो आपके सीएस के प्रोफेशनल के जून 2007 में आ भी गया था। 3 पार्ट्स हैं, 6 नंबर का आया था, 2-2 नंबर के 3 पार्ट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है नीचे दिए गए 3 केसेस में से। ठीक है जी, आराम से आप देख लें, पढ़ लें, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं। और मैं तो चाहूंगा 1 मिनट दे रहा हूं नीचे, वैसे मैंने आंसर तो दे भी दिए, आप नीचे मत देखिएगा, कसम होगी आपको, कसम होगी, नीचे मत देखिएगा, पहले खाली क्वेश्चन को पढ़िए, फर्स्ट पार्ट पढ़िए, ये चेक करिए कि वो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात ये चेक करिए कि आपको होल्डर के लिए निकालना है या राइटर के लिए निकालना है। 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है, पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया जी, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 6 बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने पूछा गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ कॉल ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 200 इज बॉट। बॉट मतलब खरीदी है, खरीदी मतलब होल्डर, होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, इसने एक कॉल ऑप्शन खरीदी है जी, कॉल ऑप्शन खरीदी है, किससे खरीदी होगी? बट नेचुरल राइटर से खरीदी होगी, और किससे खरीदेगा? कॉल राइटर से खरीदी है कॉल होल्डर ने। कितने रुपए की? 89 रुपीज का प्रीमियम पे करने के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन प्रीमियम 89 रुपीज। द प्राइस ऑफ शेयर, द प्राइस ऑफ शेयर is rupees 276 on expiry date. The price of share is rupees 276 on expiry date. ठीक है जी। अब आपने एक्सरसाइज प्राइस कितने में खरीदा है, आप ये भी चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज प्राइस है 200 रुपए का। तो अब आपको ये बताना है कि आप ऑप्शन ले या ना ले, एक्सरसाइज करें या लैप्स करें, आपकी जेब से 89 रुपीज चले गए। ये तो दोस्तों आउटफ्लो है, इसकी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये तो लॉस है ही, इसमें तो कोई दो शक ही नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो लॉस है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन आपको अब ये देखना है कि आप इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम एक बार देखें कि हम इसको ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अ कॉल होल्डर विल एक्सरसाइज हिज कॉल ऑप्शन। बताइए क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि उसको सस्ते में वो चीज मिल रही है, और वही चीज 276 की है, लेकिन इसको 200 की मिल सकती है, बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस इज लोअर देन स्पॉट प्राइस, जिसको हम कैश मार्केट प्राइस भी बोलते हैं,
ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के समय ये ऐसी रिलेशनशिप है। अब ये फॉर्मूला रटना नहीं है, बुक्स में स्टडी में ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आराम से हम देख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो मैं आगे चल रहा हूं। सो नेट प्रॉफिट टू होल्डर, नेट प्रॉफिट टू होल्डर विल बी 76 माइनस 89, क्योंकि प्रीमियम तो उसने पहले ही दे दिया, वो आप करे या ना करे 89 का तो लॉस है ही, तो 76 में से 89 अगर आप लेस कर दें, जो आंसर मैंने लिखा है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो -13 का लॉस आ जाता है। ठीक है जी, तो अब आ जाइए सेकंड केस में। अब एक बच्चे ने जल्दबाजी में सेकंड केस पढ़ा और कर भी दिया और आंसर नहीं आया उसका, तो ऐसा ही एग्जामिनर ने भी मेंशन किया था, क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो पुट ऑप्शन का है। ध्यान से रखिएगा, आप पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है अ पुट ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 250 इज बॉट, इसका मतलब होल्डर की बात हो रही है, इज बॉट एट अ प्रीमियम ऑफ, पुट ऑप्शन राइटर यहां लिख दिया जी मैंने, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹42, the price of the underlying share, the price of the underlying share is ₹189 on expiry date, इसको हम कैश मार्केट प्राइस बोल सकते हैं एक्सपायरी डेट में, और एक्सरसाइज प्राइस कितने का है, एक्सरसाइज प्राइस है जी ₹250 का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल शांति से समझना है। पुट ऑप्शन का मतलब है आपके पास बेचने का हक है, पुट ऑप्शन का मतलब है आपके पास बेचने का हक है। तो अब आप ये देखिए जी, इसमें हम कैसे करने वाले हैं, आपके पास बेचने का हक है, तो आप बताइए कहां बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे या आप राइटर को बेचेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, मार्केट में तो बहुत कम पैसे का बिक रहा है ₹189 का, और आप अगर बेचेंगे उसको तो ₹250 का बिक जाएगा। तो मैं यहां पर यही बात कहने जा रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं पुट ऑप्शन होल्डर will exercise the right, that is he will sell to put option writer, तो वो बेच देगा जी पुट ऑप्शन राइटर को। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, सो नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस विल बी इक्वल टू, net profit slash loss will be equal to 250 minus 189 एंड माइनस 42। क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम पे किया और ये बाजार में रेट है, इतने का इसने बेचा, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आप आराम से निकालें और मुझे बताएं कि कितना आ रहा है। ₹19 की अगर कैलकुलेशंस करें हम, 250 माइनस 189 माइनस 42, यह आ गया कि ₹19 का नेट प्रॉफिट। तो यहां लिख दें नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹19। तो पहले दो पार्ट्स मैंने कर दिए, मैं थर्ड पार्ट की तरफ चल रहा हूं। अब थर्ड पार्ट तो 90% बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में कर लेते हैं। तो जरा देखिए थर्ड पार्ट क्या है, a put option with an exercise price of ₹300 is रिटर्न का मतलब है राइट की है, तो ये राइटर के लिए बोल रहा है वो, इस बात का ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए रिटर्न का मतलब है राइट की है, फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹57, द प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹314 एट द एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो देखिए कि मैं यहां लिख रहा हूं पुट ऑप्शन होल्डर, और यहां लिख रहा हूं पुट ऑप्शन राइटर। ये जो क्वेश्चन है
मुझे इसके पॉइंट से करना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। अब ये जरूर देखना है आपने कि वो पॉइंट ऑफ व्यू होल्डर है या पॉइंट ऑफ व्यू राइटर है। ये क्वेश्चन राइटर के लिए है, ठीक है जी। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 300 रुपए का है। प्रीमियम, प्रीमियम, और देखिए ये ऑप्शन प्रीमियम पे कौन करता है? होल्डर। रिसीव कौन करता है? राइटर। पे करता है होल्डर और रिसीव कौन करता है? राइटर। 42 रुपीज का है। अच्छा, इसके लिए तो एक्सपेंस है, होल्डर के लिए तो ये एक्सपेंस है, और जो रिसीव करता है उसके लिए इनकम है। इसके लिए इनकम है और इसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है जी। और इस दिन, एक्सपायरी डेट वाले दिन, इसका कैश मार्केट प्राइस 314 रुपए का, 314 रुपीज। आराम से देख लीजिए, मैंने चित्र बना दिए हैं, खाली चित्र को समझाने के लिए बनाया। एक बच्चा कह रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या इतना कुछ करेंगे? नहीं बेटे, बेटे ये मेरा प्यार है कि मैं पहले चित्र से समझा रहा हूँ, और मैं पूरा चित्र जब बनाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आता है, क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगा तो आप ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये बताइए, चाहे राइटर के लिए निकालना हो या होल्डर के लिए निकालना हो, आपको हमेशा सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं रिपीट करता हूँ अपने गोल्डन वर्ड्स, मैं लिख ही देता हूँ, इस बात को जरूर लिख लें। वैसे मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई हैं, देखेंगे। इट may be noted that if question has specified to calculate from for राइटर को हम बोलते हैं सेलर, then also we will think from the point of view of होल्डर। मतलब जिसके पास राइट है उसके पॉइंट से सोचेंगे, दैट इज whether holder will exercise or not, and hence will calculate profit / loss for holder। देखिए क्वेश्चन राइटर के लिए कह रहा है, फिर भी आपको मैंने कहा कि आप सोचिए होल्डर के लिए, और पहले होल्डर के लिए प्रॉफिट और लॉस निकालिए, फिर लिखिए। नोट नंबर 2, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट is a two-way or two-player game, that is, बड़ी सारी गेम्स 2 प्लेयर होती है जी। जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स देखें, आप जैसे चौसर देखें, महाभारत के जमाने में 2 प्लेयर्स की थी, दैट इज प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी will be equal to loss for
अनदर पार्टी, एक पार्टी के लिए प्रॉफिट है और दूसरी पार्टी के लिए लॉस है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो प्लेयर गेम है। अब समझ आया आपको कि मैं पहले होल्डर के लिए कैलकुलेट कर लूंगा और फिर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट और लॉस होगा वही प्रॉफिट और लॉस किसका होगा, राइटर का। तो आप अब समझ रहे हैं। तो आइए जी हम एक बार देख लें कि होल्डर ये ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा। पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में बेचने की बात होती है। बेचने की बात में एक्सरसाइज प्राइस 300 रुपए का है और एक्स 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 कैश मार्केट प्राइस 314 रुपए का है। तो बट नेचुरल है होल्डर कभी भी राइटर को नहीं बेचेगा। क्यों, ये आउट ऑफ द मनी का केस है, इसलिए होल्डर को 0 रुपीज का प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात। ठीक है, लेकिन अब होल्डर ऑप्ट करे या ना करे, मैं आपके सामने अगर एक बात और बोल दूं, मैं यहां पे लिखूं कि मेन सोल्यूशन है होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, होल्डर अपनी राइट अपनी होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन because cash market price is greater than exercise price on expiry date। expiry date में कैश मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा है। ठीक है जी, होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, हेंस लॉस ऑफ होल्डर विल बी 0 प्लस दो प्रीमियम जो उसने पे किया 57 रुपीज, तो 57 रुपीज का लॉस होगा जी होल्डर को। होल्डर को 57 रुपीज का लॉस है, तो आंसर लिखने जा रहा हूं हेंस प्रॉफिट टू राइटर, हेंस प्रॉफिट टू राइटर विल बी रुपीज 57 रुपीज का प्रॉफिट होगा जी राइटर को। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, आपके पेपर में आया हुआ है। 3 पार्ट्स थे, 2-2 नंबर के। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पहले 2-3 कंसेप्ट आप लिख लें फिर मैं आगे चलूंगा। एक बार देख लें जी मैंने अभी तक कौन कौन से आपको कंसेप्ट लिखवाए हुए हैं जिससे कि आप आगे चल पाए। मैं एक बार चेक कर रहा हूं और आप सब देखें कि कौन से कंसेप्ट तक आपने लिखा हुआ है। ठीक है जी, आइए ये देखिए जी, मुझे लगता है मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया था लास्ट क्लास में कि लेक्चर 1 जो हमारे 3-4 घंटे का होता है पहला लेक्चर, उसमें हम सारी बातें डिस्कस कर देते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 मैंने रिस्क का बता दिया आपको, कंसेप्ट 2 हेजिंग बता दी, कंसेप्ट 3 डेरिवेटिव्स बता दिए, कंसेप्ट 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स बता दिए, सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट बता दिए, कंसेप्ट 6 फीचर्स ऑफ कैश मार्केट बताया, कंसेप्ट 7 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया, कंसेप्ट 8 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताया, और मुझे लगता है कि मैंने कंसेप्ट 9 भी लिखवा दिया था, पॉइंट्स शुड केप्ट इन माइंड। कंसेप्ट 10 टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बताए, कंसेप्ट 11 भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट 12 भी बताया था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके बाद मैंने 13, 14, 15, 16 समझा तो दिए थे, लिखवाए नहीं थे। तो आप एक बार कंसेप्ट नंबर 13 लिख लें फटाफट। आइए जी थोड़ा सा हम समय कम वेस्ट करें और कंसेप्ट नंबर 13 लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से दूर बैठे हैं इस समय, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे बेड में बैठ के देख रहे हैं, कुछ बच्चे टेबल में बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, कुछ बच्चे रजिस्टर खोला हुआ लेकिन मन नहीं कर रहा। यकीन मानिए आपके 6 महीने बच सकते हैं अगर आपने मेरी बातों को मान लिया। आपको खुद सॉल्व करना है, खुद लिख लिख कर करना है। ये पूरी मैथमेटिक्स है और ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव्स का, इसके आंसर इतने बड़े बड़े नहीं है, तो इसका मतलब आपके नंबर आराम से आ सकते हैं। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 13 अमेरिकन स्लैश यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन स्लैश यूरोपियन ऑप्शन।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू। मैंने कहा जी ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैटेगराइज हो सकते हैं दो पार्ट्स में। एक अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन क्या होता है, फिर भी क्योंकि लिखा नहीं था इसलिए लिख रहे हैं। यूरोपियन, अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बी बॉन्ड लिख लीजिए इसी कंसेप्ट में, क्योंकि थ्योरी में भी आया हुआ और वैसे थ्योरी में भी दिखाऊंगा, मैंने अलग से थ्योरी भी लिखी है। बी बॉन्ड लिख लिया हो तो सी बॉन्ड लिख लीजिए, वैसे इन सबका मतलब मैं समझा चुका और हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं कि अमेरिकन ऑप्शन हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अमेरिकन और यूरोपियन का प्रैक्टिकल। तो प्लीज आप जल्दी से बी और सी लिख लें। बी पॉइंट लिख लिया जी, अमेरिकन ऑप्शन अंडरलाइन कर दें, अमेरिकन ऑप्शन। और सी पॉइंट, इफ द ऑप्शन होल्डर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू बाय और राइट टू सेल ओनली ऑन, अंडरलाइन कर दीजिए, ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट वाले दिन ही, देन इट इज नेम्ड एज यूरोपियन ऑप्शन, तो उसको हम यूरोपियन ऑप्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो वैसे कंसेप्ट नंबर आप 13th लिख चुके हैं, 14th आपको पता है फिर भी लिख लें, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो लिखा हमने, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल बायर एंड कॉल सेलर। कॉल बायर कौन कौन होता है और कॉल सेलर कौन कौन होता है। फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल बायर, कॉल बायर आपको पता ही है, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती परफॉर्म करने की। पे प्रीमियम फॉर परचेजिंग द राइट, राइट को खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। बायर ऑफ राइट होता है, राइट टू बाय शेयर और एसेट एंड अंडरलाइंग एसेट, कुछ भी, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं। मैंने तो कहा जी इस दुनिया का कुछ भी खरीद सकते हैं जो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में सेलेबल है। कॉल सेलर का डिफरेंस लिख लीजिए, वैसे डिफरेंस पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। लिखिए, obligation to perform, receive premium for selling the right, seller of the right, obligation to sell share। तो ये दोस्तों कॉल बायर है और ये कॉल सेलर है। फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा मैंने, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन में दो व्यक्ति होते हैं, एक होल्डर और एक राइटर। होल्डर को हम बायर भी कहते हैं और राइटर को हम सेलर भी कहते हैं। कंसेप्ट नंबर 15, फीचर्स ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फीचर्स ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पुट ऑप्शन, जैसे मैंने कहा जी कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होती हैं, ऐसे ही पुट ऑप्शन में भी दो पार्टीज होती हैं, एक पुट बायर होता है और एक पुट सेलर होता है। पुट बायर, पुट सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। ठीक है जी, लिख लीजिए। पुट बायर को ऑब्लिगेशन बेचने की नहीं होती, उसका हक होता है बस, बेचना चाहे तो बेचेगा, नहीं बेचना है चाहे तो लैप्स कर देगा। ही विल पे प्रीमियम। बायर ऑफ द राइट टू सेल, right to sell shares, to put seller, obligation to perform, receive premium। ठीक है, लिख लीजिए।
कंसेप्ट 15 लिख लिया हो तो मैं आप चाहूंगा कि वैसे आप पे ऑफ के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट 15 लिख लिया जी, 14 लिख लिया, 15 लिख लिया। एक बच्चा कह रहा है 1 मिनट रुक जाओ मास्टर। अच्छा मैं रुक गया हूँ बेटे, आप कंसेप्ट नंबर 15 पूरा लिख लीजिए फटाफट। इससे दो फायदे होंगे जब आप लिखेंगे, एक तो आपका पेपर नहीं छूटेगा और आपके लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी मेरे बेटे। 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट करना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा पेपर रह जाता है, मैं थप्पड़ मारूंगा उनके अगर आप अभी मेरे साथ साथ करेंगे तो कभी नहीं रहेगा बेटे, कभी नहीं रहेगा। तो कंसेप्ट नंबर 16 देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए जी, पे ऑफ इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। पे ऑफ, अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। कंसेप्ट 16, पे ऑफ इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, लिखिए। पे ऑफ इन केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. In case of option contracts, the buyer can have unlimited gains. The buyer can have unlimited gains. अंडरलाइन कर दीजिएगा, बायर का मतलब होल्डर, होल्डर के पास अनलिमिटेड अथाह प्रॉफिट होने की संभावना होती है। एंड मिनिमम लॉस, और उसको लॉस होने की बहुत कम संभावना होती है, दैट टू ऑफ प्रीमियम। बट सेलर, राइटर कैन हैव, सेलर और राइटर एक ही बात है, कैन हैव अनलिमिटेड लॉस एंड बेनिफिट कैन बी ऑप्शन ऑफ प्रीमियम ओनली। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राइटर को नुकसान ही नुकसान है तो फिर वो क्यों काम करेगा। ठंड रख लीजिए, बताऊंगा, ठंड रखिए, पहले आराम से आप देख लीजिए, मैं बताऊंगा। कंसेप्ट 17, आप ऑलरेडी इसके ऊपर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये मेरा प्यार है कि मैंने इसका कंसेप्ट बनाया और आपको लिखवा रहा हूँ। कोई भी क्लास चेक कर लीजिए यूट्यूब में, किसी में भी इस तरह से स्लाइड्स बनाकर नहीं कराया गया। ये मेरा प्यार है कि मैंने सीएस, सीएस और सीएमए की जो रिकॉर्डिंग की है उसमें स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं बेटे, बुक्स बनाई है और बुक्स को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। और दो आप ये देख लीजिए, कंसेप्ट वाइज भी आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, स्लाइड्स तो बहुत दूर की बात है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। थोड़ा सा लाइन का हल्का सा पंचुएशन मुझे लगता है गलत है। एन ऑप्शन होल्डर विल ऑलवेज एक्सरसाइज हिज राइट व्हेन बाय एक्सरसाइजिंग हिज राइट it provides him a benefit. An option holder will always exercise his right when by exercising his right it provides him a benefit over buying or selling the asset from the market. ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 17, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ए लिख लिया जी। नाउ देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। आप जब एक्सरसाइज करें या लैब्स करें, कुछ भी करें, उससे पहले मैं ये कहता हूं कि आपकी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी, अगर उसको गेन होगा, जैसे इन का मतलब है पैसा आना, इन द मनी, इन द मनी, इन द मनी, पैसों का आना, किसको बोलते हैं, इन द मनी। ठीक है जी। तो इन द मनी, आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी, out of the money. An option is said to be out of the money if by exercising the option it will result in a loss.
इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। लिख लीजिए प्लीज, तीनों लिख लीजिए। एक बच्चा कहता है जी क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। बिल्कुल बेटे कर चुके हैं, मुझे पता है, आपको पता भी है, समझ भी आ रही है, फिर भी लिख लें। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 18। अब बेटा ये जो कंसेप्ट 18 है, 19 है, ये रूल्स हैं कि हम कब एक्सरसाइज करेंगे और कब एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन रूल्स को भी याद करने की जरूरत है ही नहीं। लॉजिकली ध्यान रखें, लॉजिक से चलें, तब तो आपको याद रहेगा। और अगर आप इसको रटेंगे तो फिर रटने से आप भूल जाएंगे। तो आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, एक्सरसाइज प्राइस को और कैश मार्केट प्राइस और मैच्योरिटी, मतलब स्पॉट प्राइस और मैच्योरिटी। ठीक है जी। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, आप लिख लें, लेकिन मैं फिर कहता हूं इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब ये रटना थोड़ी है कि कॉल बायर कब एक्सरसाइज करेगा और कब नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल्स बनाए हुए हैं, कंसेप्ट्स हैं। हम मैंने तो आपको कंसेप्ट ही बता दिया है, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। कंसेप्ट 19, रूल्स फॉर एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर, मतलब पुट ऑप्शन के केस में रूल्स हैं और ये कॉल ऑप्शन के केस में रूल थे, कोई दिक्कत नहीं, देख लें आप। ए पॉइंट बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने नोट अभी लिखवाया था आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, उसकी बात 19 में ऑलरेडी है। देखिए मेरा प्यार, ये चीजें भी मैंने पहले से ही दे दी हैं। कंसेप्ट नंबर 19 में रूल ऑफ एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर। लिख लिया जी, ए बी सी लिख लिया। एक बच्चा कह रहा मास्टर रुक जा, हाँ रुक रहा हूं बेटे, मेरे बच्चे कितने प्यार से बोल रहे हो, रुक तो रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 19 ए बी सी, तीनों बातें लिख लीजिए एक बार। ए बी सी, रूल फॉर एक्सरसाइज फॉर कॉल सेलर, मतलब पुट ऑप्शन। ठीक है जी, लिख लिया होगा तो कंसेप्ट नंबर 20 में एक बार आ जाइए, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर।
मैं फिर रिपीट करता हूँ, इन रूल्स का कोई यूज नहीं है। आपको लॉजिक मैंने बता दिया है, आपको लॉजिक समझना है, आपको हमेशा होल्डर के लिए सोचना है। कॉल का मतलब खरीदना, आपको ये सोचना है कि इसको कहाँ से खरीदना चाहिए। बट नेचुरल जहाँ पे चीज सस्ती मिलेगी मैं वहीं से खरीदूंगा। पुट ऑप्शन का मतलब है बेचना, मैं कहाँ बेचना चाहिए। बट नेचुरल जहाँ पे ज्यादा पैसे में बेच पाएंगे वहीं बेचेंगे। तो बस आपको ये 2-3 बातों का ध्यान रखना, तो रूल्स का भी कोई यूज नहीं है। कंसेप्ट नंबर 20, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 20 के बाद मैं आ रहा हूँ कंसेप्ट 21, फिर कंसेप्ट 22 और फिर 23 और फिर 24 और ये 25, 26, 27, 28, 28, 27 तक एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है अगर लिखना चाह रहे हैं तो। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट 20, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। मैंने कहा जी 27 तक अगर आप देखें तो कोई भी कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट के बेसिस पे चल सकते हैं, लॉजिक के बेसिस पे चल सकते हैं। लिखिए राइट बात, देखिए लिखिए, मैं रुकता हूं, आप लिखिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार कंसेप्ट नंबर 20 लिख लीजिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है फिर भी लिख लीजिए, रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर। आप लिख चुके होंगे कंसेप्ट नंबर 20। कंसेप्ट नंबर 21, रूल टू एक्सरसाइज फॉर पुट सेलर, मतलब दोनों केसेस में होल्डर ही है। पुट बायर, अच्छा चलिए, पुट सेलर का मतलब है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इसको भी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, राइटर के लिए है। ये जो था 19th B20th, ये होल्डर के लिए था, होल्डर के लिए। कंसेप्ट 20 होल्डर के लिए था, कंसेप्ट 21 राइटर के लिए है। ठीक है जी, ABC लिख लीजिए एक बार। सी पॉइंट बहुत ही प्रीशियस है जी, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होल्डर even if payoff is to be calculated for writer. Always think from the point of view of holder even if payoff is to be calculated for writer. ठीक है जी, कंसेप्ट 21 लिख लिया हो अगर तो आगे चलना चाहूंगा। 22, वैसे तो 22 की आप हेडिंग लिख दीजिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, आप मत लिखिए, खाली कंसेप्ट 22 की हेडिंग लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल बायर। यकीन मानिए, मेरे पे विश्वास कीजिए, ये नेट प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बिना इस फॉर्मूले के। अगर कैश मार्केट प्राइस और एक्सपायरी डेट में ज्यादा होगा एक्सरसाइज प्राइस से तो क्या करेंगे, एंड इफ कैश मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट कम होगा एक्सरसाइज प्राइस से तो क्या करेंगे। और जो नेट प्रॉफिट है उसका नाम पे ऑफ ही माना गया है। ठीक है जी, तो लिखिए कंसेप्ट नंबर 22, देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा आना चाहिए, जैसे यहां पर देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा, देन नॉट टू एक्सरसाइज कॉमा, लॉस विल बी ऑप्शन प्रीमियम पेड। ओपी का मतलब होता है ऑप्शन प्रीमियम, ओपी का मतलब है ऑप्शन प्रीमियम, ईपी का मतलब है एक्सरसाइज प्राइस, सीएमपी का मतलब है कैश मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस। नेट प्रॉफिट इज आल्सो नेम्ड एज पे ऑफ। ठीक है जी, कंसेप्ट 22 कर लिया हो तो मैं कंसेप्ट 23 की बातें करूंगा।
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल सेलर स्लैश राइटर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल सेलर स्लैश राइटर। एक बच्चा कहता है रटने, मैंने कहा रटना नहीं है, आपको सोचना भी नहीं है, आपको राइटर का फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, होल्डर का भी नहीं रखना, आपको सोचना है होल्डर के लिए और लॉजिक लगाना है। ये सारी बातें खाली आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लिखवाना था और कोई इसका यूज कुछ भी नहीं है। जी कंसेप्ट 24, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, हेडिंग लिख दीजिए बस, और कुछ मत लिखिएगा, मैं नहीं लिखवा रहा। कंसेप्ट 24 की हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 25, ब्रेक इवन फॉर कॉल बायर एंड सेलर। 24 लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल सेलर और राइटर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर। कंसेप्ट 25, ब्रेक इवन फॉर कॉल बायर एंड सेलर, ब्रेक इवन फॉर पुट बायर एंड सेलर। ब्रेक इवन का मतलब है जहां पे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। चलिए जी, चलिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कॉल बायर को और कॉल सेलर को। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कॉल बायर को एक्सरसाइज प्राइस का हो सकता है और कॉल सेलर को ऑप्शन प्रीमियम का हो सकता है। ये टेबल बना लीजिए, भले अभी समझ ना भी आए कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार ये टेबल बस बना लीजिए। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल बायर एंड सेलर। इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अच्छी बात है क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज है बेटे, ये जर्मन लैंग्वेज है। हाँ जी, आप बस लिख लीजिए क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है, अभी मैं समझा नहीं रहा बेटे। कंसेप्ट 27, कॉल बायर एंड सेलर के लिए लिख लिया हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, कॉल बायर कॉल सेलर। कंसेप्ट 28, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट सेलर, ऑपोजिट है। तो कंसेप्ट 28 का बी पॉइंट लिख लीजिए, ए भी छोड़ दीजिएगा। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग पे ऑफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, following is the format for calculating payoff of option contract, following is the format for calculating payoff of option contract। चलिए जी, ये केसेस, ये टेबल भी हम बना चुके हैं, फिर भी एक बार फॉर्मेट बना दीजिए कि पे ऑफ कैसे करते हैं। केसेस 7 केसेस लिखे हैं मैंने। एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, या उसको हम कैश मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, और लास्ट कॉलम है जी पे ऑफ और प्रॉफिट और लॉस। बड़ी मेहनत की है दोस्तों इन स्लाइड्स को बनाने में, बहुत मेहनत की है और फिर आपके सामने ये चीजें आ रही हैं। आप ये समझ लीजिए 100 घंटे का काम आपके सामने बादाम रोगन बन के 2 घंटे का आ रहा है। केसेस लिखे हैं 7, एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, कैश मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, और लास्ट कॉलम है जी पे ऑफ और ब्रैकेट में प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है जी, बना दिया जी, ठीक, ओके ओके ओके। कंसेप्ट 29, 30, 31 सब छोड़ दीजिए, पहले 31 में आ जाइए, इसकी हेडिंग लिख दीजिए बस। 29 की हेडिंग लिख दीजिए इन आउट एड फॉर कॉल बायर। टेबल नहीं बनाना, टेबल नहीं बनाना क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं। इन आउट एड फॉर कॉल बायर, आप खाली कंसेप्ट 29 की हेडिंग लिख दीजिए इन आउट एड फॉर कॉल बायर, इन आउट एड फॉर कॉल बायर। 29 के बाद आ जाइए कंसेप्ट 30, इन आउट एड फॉर पुट बायर,
इन आउट एड फॉर पुट बायर, इन आउट एड फॉर पुट बायर। अब ये रूल्स बेटे रटने थोड़ी है, ये तो बेटे लॉजिक से चल रहे हैं। आपको कंसेप्ट समझना है बेटे, कंसेप्ट आपके साथ रहेगा, रट के जाएंगे तो बेटा वहां भूल जाएंगे, इसलिए मैंने तो कंसेप्ट समझा दिया है। कंसेप्ट 30 तक हम कर चुके हैं, अब हम 31 को करेंगे जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, इसके बाद लिखना भी कम होगा। हम क्या करेंगे उसके बाद धीरे धीरे अपना एक फोटो बनाएंगे। तो चलिए जी, मैं चाहता हूं कि देखिए कंसेप्ट खत्म भी हो रहे हैं और कंसेप्ट नंबर 30 आपके सामने आने वाला है। एक बार मैं दोबारा से आपके सामने कंसेप्ट नंबर 30 को लेकर आ रहा हूं, 31 सॉरी। तो लिखें पे ऑफ ग्राफ, कॉल बायर एंड कॉल सेलर। बस जी बस, बस जी बस, ये लास्ट है पे ऑफ ग्राफ लिखने का, फिर हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। पे ऑफ ग्राफ, कॉल बायर एंड कॉल सेलर, कंसेप्ट नंबर 31, पे ऑफ ग्राफ, कॉल बायर एंड कॉल सेलर विद द हेल्प ऑफ स्पॉट प्राइस। लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्पॉट प्राइस ऑन एक्स एक्सिस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। with the help of spot price on x axis, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए बेटा हम x एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और y एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इसीलिए हम किसी भी ग्राफ को बोलते हैं y ऑन x, y ऑन x। तो बेटे स्पॉट प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। उस पर प्रॉफिट और लॉस आएगा, तो y एक्सिस में हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस, पे ऑफ डिपेंडेंट, नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस, पे ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और y एक्सिस। आराम से बेटे कोई टेंशन नहीं। स्पॉट प्राइस ऑन x एक्सिस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन y एक्सिस। We can calculate net profit of different option positions in a graph, जिसको हम कहते हैं पे ऑफ ग्राफ। बेटे अभी आप समझ लीजिए दूसरा लेक्चर है ऑनलाइन का, आप देख लीजिए, मैं अभी तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये भी कोई नहीं बताएगा बेटे। इट इज नेम्ड एज पे ऑफ ग्राफ। बनाइए पे ऑफ ग्राफ, अभी हम पे ऑफ ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पॉट प्राइस ऑन एक्स एक्सिस। स्पॉट प्राइस को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और नेट प्रॉफिट और लॉस को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन पोजीशंस इन अ ग्राफ नेम्ड एज पे ऑफ ग्राफ, इसको हम कहते हैं कि ये पे ऑफ ग्राफ है। ठीक है जी, बी पॉइंट, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ पे ऑफ ग्राफ। एक्स एक्सिस में स्पॉट प्राइस और y एक्सिस में पे ऑफ। पे ऑफ को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, स्पॉट प्राइस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पे ऑफ y एक्सिस में, x एक्सिस में स्पॉट प्राइस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। आराम से बेटे आपने ये चित्र 10th क्लास में बहुत बनाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, थ्योरी जब भी करेंगे उसमें चित्र भी बनाएंगे, पे ऑफ ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, ये अभी हमने पे ऑफ नहीं बनाना, बी पॉइंट तक लिखिए बस। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको, मैं इसको यहां से क्लोज करने वाला हूं और मैं अभी सेकंड क्लास खोल दूंगा, जबकि इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये मिनिमाइज कर दिया जी, ये और मिनिमाइज हो गया जी, आप भी मिनिमाइज हो जाओ ना। अब हमारे हैं, आइए मैं भूपेश आनंद आपको पहले एक ग्राफ, एक पे ऑफ ग्राफ का क्वेश्चन करा के दिखाऊं और आपको बताना चाहूंगा कि आपको पेपर में इसको किस तरह से करना है। अगर थ्योरी भी आ जाए तब भी और प्रैक्टिकल है तब भी। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार खोल लेंगे, आपके सजेस्टेड में है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी,
बहुत बढ़िया। 7th मैं कराऊंगा, 8th 9th 10th आपको मैं दूंगा करने के लिए। 7 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं जी। पेज 470 कंसेप्ट नंबर जो भी हमने लिखे हैं उनके ऊपर हम पे ऑफ ग्राफ में चल रहे हैं। पेज 470 कंसेप्ट 18 to 31 जो लिखे हम यहां पे कवर करेंगे। पे ऑफ ग्राफ, द सितंबर ऑप्शन ऑन एबी कॉर्पोरेशन स्टॉक एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 130। पहली लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं। द सितंबर ऑप्शन ऑन एबी क्रॉप मतलब एक ऐसी ऑप्शन है जो कब खत्म हो रही है, सितंबर 30 सितंबर मान लेते हैं। सितंबर ऑप्शन का मतलब है इसकी मैच्योरिटी का महीना सितंबर है, और इसका स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जी एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस इज 130, 130 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस है, और ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन। और इसका प्रीमियम जो है आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए का है मेरे बेटे। और बेटे ये जो पोटली का साइज है मैंने कहा 100 शेयर्स का है, क्योंकि ये मिलता बेटे लॉट में ही है 100 शेयर्स, ठीक है जी। और आज बेटे आज जो स्पॉट प्राइस है एट T0 बेटे T0 में ये चीज 140 रुपए की है। आराम से बेटे देखो, मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है और उसमें चित्र बनाया है, और चित्र से आपको ज्यादा समझ आएगा। आप आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को पहले एक बार पढ़ लें। मैं आपके सामने एक पे ऑफ ग्राफ बनाने जा रहा हूं। आगे लिखा हुआ है अ रेंज ऑफ प्राइसेस बिगिनिंग फ्रॉम 110 एंड एंडिंग विद 160 with the interval of 10 is possible as the expiry date, as on the expiry date. Answer the following. What is payoff for the call holder? वो कहता है जी यहां पर जो है ना प्राइसेस अलग अलग तरह के मान लो, 110 मान लो, 120 मान लो, 130 मान लो, 140 मान लो, 150 मान लो, 160 मान लो, ठीक है जी। अलग अलग प्राइसेस मान लो, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, पे ऑफ निकालो। पे ऑफ किस किस के लिए निकालो, पहले होल्डर के लिए निकाल लो, और फिर किसके लिए निकालो, राइटर के लिए निकाल लो। होल्डर के लिए भी और राइटर के लिए भी, ठीक है जी। व्हाट इज द पे ऑफ ऑन एक्सपायरेशन, होल्डर के लिए भी राइटर के लिए भी। और उसके बाद आप क्या करें, मतलब टेबल भी बनाएं, बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो रुक गया हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन 7 इस समय हम कर रहे हैं, पेज नंबर 470, पेज नंबर 470। वर्किंग नोट 1 मैंने प्रिपेयर कर दिया है, वर्किंग नोट 1 मैंने प्रिपेयर कर दिया है। चलिए जी, आइए शुरू करें। थोड़ा सा लिखें इसको, और मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग पे ऑफ। पहले तो मैं पे ऑफ प्रिपेयर कर रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग पे ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग पे ऑफ। और मैं यहां लिख रहा हूं कॉल होल्डर, कॉल होल्डर के लिए, कॉल होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। तो यहां पे लिख रहे हैं जी केसेस, पहला कॉलम मैं बनाऊंगा केसेस का, वैसे इसका फॉर्मूला मैं दे चुका हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरे बेटे, यहां लिख रहा हूं मेरे बेटे एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। आप भी लिखें मेरे साथ साथ, ओरली मत करें। पहला केस, फिर एक्सरसाइज प्राइस,
और यहां लिखेंगे बेटे स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी। यहां लिखेंगे ऑप्शन प्रीमियम और लास्ट में लिखेंगे पे ऑफ, पे ऑफ। केसेस बेटे, केसेस अभी देख लेते हैं कितने बने। सिनेरियोज भी बोल सकते हैं, जैसे मैं कहूँगा 3 और 3 6 केसेस बन गए बेटे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 केसेस बन गए। जैसे 110 भी प्राइस हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। किसका? किसी भी चीज का, अंडरलाइंग एसिड का। एक्सरसाइज प्राइस 130 है जी, 130, 130, 130, 130, 130, 130। ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए है जी, आराम से बैठे। ऑप्शन प्रीमियम पेड, क्योंकि होल्डर के लिए पे किया होगा बेटे। अब मैं एक शेयर के लिए निकालूं और उसके बाद 100 से गुणा कर दूं, एक ही बात है। ये ज्यादा आसान रहता है। या पहले 100 के लिए निकालो बेटा, मैं एक एक के लिए कर रहा हूं, आराम से पहले यहां तक देख लीजिए। और आपने अब सोचना है होल्डर के लिए, आपको ये भी सोचना है कि वो ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा। पहला केस मैं शुरू करता हूं। वो कॉल राइटर से खरीद सकता है 130 रुपए का, लेकिन उस दिन उसका बाजार में प्राइस था 110 रुपए। तो बताइए जी वो क्या करेगा? बट नेचुरल है, बाजार से खरीदेगा, वो अपनी ऑप्शन को ऑप्ट ही नहीं करेगा। अभी प्रीमियम मैं छोड़ रहा हूँ, प्रीमियम को कंसिडर नहीं कर रहा। प्रीमियम एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि है भी या नहीं, खाली पहले ये चेक करिए कि क्या वो अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं। दो कॉलम्स को कंपेयर करके कहां से खरीदेगा इसको कंपेयर करना है। अगर वो बाजार से खरीदो तो 120 का और उससे खरीदो तो 130 का, बट चलो बाजार से खरीदेगा। ये एट द मनी का केस है जी तीसरा। पहला और दूसरा केस आउट द मनी, तीसरा एट द मनी है। अब आप फोर्थ केस में देखिए। फोर्थ केस में बाजार में मैच्योरिटी समय 140 रुपए का प्राइस है, ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस 130 का है। तो आप आराम से खरीद सकते हैं एक्सरसाइज प्राइस में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, मैं लिख रहा हूँ पे ऑफ, पे ऑफ 10 रुपए का हो गया, यहाँ 20 रुपए का हो गया, यहाँ 30 का हो गया, आराम से देख लीजिए। थर्ड सिक्स केस देखें अगर आप, तो वो 130 का राइटर से खरीद सकता है और 160 रुपए का मेच्योरिटी में है। तो बट जो राइटर से खरीदेगा तो 30 रुपए का बेनिफिट हो गया। अब सभी केसेस में चाहे वो एक्सरसाइज करे या ना करे, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, सभी केसेस में चाहे वो एक्सरसाइज करे या ना करे, उसको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं -10, -10, -10, -10, -10 और -10 लिख रहा हूं। और लास्ट में यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिख लूंगा। तो -10 का -10, -10, 0, 0, 10 और ये आ गया जी 20। पे ऑफ मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया, -10, -10, -10, 0, 10 एंड 20। ये मैंने आपके पे ऑफ लिख दिए हैं, आराम से देख लीजिए, मैंने टेबल प्रिपेयर कर दिया है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं और ग्राफ का भी मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है। तो मैं इसका ग्राफ प्रिपेयर करूंगा। आइए मैं लिखना शुरू कर दूं। हेडिंग लिखूं पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ में मैं एक तो y एक्सिस बना रहा हूं और एक x एक्सिस प्रिपेयर कर रहा हूं। और जो x एक्सिस है इसमें मैं लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी। और यहां लिख रहा हूं पे ऑफ, पे ऑफ स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी। और यहां पे लिख रहा हूं जी पे ऑफ, जैसे 110, 120, 130, 140, 150, 160। और यहाँ मेरे बेटे प्रॉफिट और लॉस लिख दूंगा, ऊपर प्रॉफिट और नीचे लॉस मेरे बेटे।
ये लो। अब मेरे को देखना है कि मुझे इंटरवल कितना लेना है, 10। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, -5, -10। आराम से बेटे, आप आराम से प्लॉट करें, और मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, आप चेक करें कि आपका ऐसे ही बन रहा है। ये लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए थी, हल्का सा हिल गया मेरे से, लेकिन आप एक्चुअल फिगर्स ड्रॉ करें। वैसे मैंने इसका चित्र पेज नंबर 470 में ऑलरेडी बनाकर दिखाया हुआ है। आराम से बेटे बनाएं और देखें। ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये 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 इसको बोलते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट। टू कॉल होल्डर, और ये जो हिस्सा है ना मेरे बेटे, ये है, इसको मैं नाम दूंगा लिमिटेड लॉस टू होल्डर। इसको हम कह रहे हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट टू कॉल होल्डर एंड लिमिटेड लॉस टू होल्डर। अभी आपने एक कंसेप्ट लिखा था जिसमें एक बात समझी थी कि कॉल होल्डर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और लॉस लिमिटेड ही हो सकता है। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, -10 का प्रीमियम, वही है बेटे। आराम से लिख लें, ड्रॉ करें, फिर हम आगे चलेंगे। होल्डर के लिए मैंने प्रिपेयर कर दिया है, मैं अब राइटर के लिए प्रिपेयर करूंगा। पहले होल्डर के लिए आप लिख लीजिए, राइटर का बिल्कुल ऑपोजिट होगा मेरे बेटे। अब आप ये बताइए मेरे को कि अगर मुझे यही काम, क्योंकि इसका ए और बी पार्ट तो मैं कर चुका हूं, मुझे सी पार्ट करना है, तो सी पार्ट का मतलब क्या हुआ, राइटर्स पे ऑफ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सी पार्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ पे ऑफ टेबल, पे ऑफ टेबल, पे ऑफ टेबल, पे ऑफ टेबल, फ्रॉम कॉल राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं बेटे। पे ऑफ टेबल फ्रॉम कॉल राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर दोबारा से मैं एक बार केसेस लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं एक्सरसाइज प्राइस, यहां पे लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, इधर लिख रहा हूं ऑप्शन प्रीमियम, और लास्ट में मैं लिख रहा हूं पे ऑफ। वही बेटे 6 केसेस वही वाले तो हैं, वही तो है मेरे बेटे। वैसे उस पे ऑफ टेबल से भी कर सकते थे, ये जान के मैं बना रहा हूँ कि अगर खाली राइटर आए तब क्या करेंगे, तो तभी पता होना चाहिए बेटे। इसलिए मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये लीजिए बेटे, 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे रिसीव हुआ है, ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड हुआ है बेटे। 10 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया गया है, रिसीव हुआ है बेटे। अब आप ये बताइए, चाहे मुझे राइटर के लिए करना हो या होल्डर के लिए करना हो, मुझे सोचना तो होल्डर के लिए ही है, क्योंकि होल्डर के पास राइट होती है और ये कॉल ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि होल्डर इसको क्या करेगा। चलते हैं, पहला केस, बाजार में 110 का है और उसको 130 का मिलेगा, तो बट नेचुरल है वो अपनी होल्डर ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेगा, तो उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। प्रीमियम छोड़ दीजिए, तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा होल्डर को, तो लॉस राइटर को भी नहीं होगा, मैंने डैश कर दिया। 130, 120, बट नेचुरल होल्डर बाजार से खरीदेगा, ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको प्रॉफिट नहीं होगा। अब क्योंकि इसको प्रॉफिट नहीं होगा तो राइटर को लॉस नहीं होगा, ये भी डैश आ गया। अब आप केस नंबर 4 देखिए,
होल्डर जरूर खरीदेगा राइटर से, क्योंकि वो बाजार में 140 की चीज मिल रही है और उसको 130 की मिलेगी। होल्डर को 10 का फायदा होगा, इसका मतलब राइटर को 10 का नुकसान होगा। इसी तरह से -20, होल्डर को 20 का फायदा होगा तो राइटर को 20 का नुकसान होगा। होल्डर को 30 का फायदा होगा तो राइटर को 30 का नुकसान होगा। ठीक है जी, आराम से। अब बेटे सभी केसेस में राइटर को पैसे मिल रहे हैं मेरे बेटे, 10 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने +10 कर दिया रिसीव्ड, तो +10 +10 +10 +0 -10 -20। आराम से बेटे। पे ऑफ, आपके सामने ये पे ऑफ प्रिपेयर किया है, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम के रिसीव हो रहे हैं राइटर को, इसलिए प्लस कर रहा हूं। अब मैं इसका पे ऑफ ग्राफ बनाऊंगा। आइए जी, पे ऑफ ग्राफ प्रिपेयर करें, और बिल्कुल पे ऑफ ग्राफ किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं। पे ऑफ ग्राफ, एक्स एक्सिस में स्पॉट प्राइस ले लीजिए और यहां पर प्रॉफिट और लॉस ले लीजिए। फिर दोबारा से यहाँ पर 110, 120, 130, 140, 150, 160, और यहाँ पर वही प्रॉफिट और लॉस आपने जो लिखा है वो लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, -5, -10। बेटे ध्यान से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप जब प्लॉट करेंगे तो एक बात आप देखेंगे कि उसको नेट प्रॉफिट और लॉस जीरो कहाँ हो रहा है, 140 का जब स्पॉट प्राइस हुआ। तो बेटे आराम से देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको 10 का हो रहा है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। आप आराम से देख लें, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, 140 पे कट मारेगा। मैं कहता हूं राइटर को लिमिटेड प्रॉफिट होते हैं, राइटर को लिमिटेड प्रॉफिट होते हैं और अनलिमिटेड लॉस हो सकते हैं। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड गेन, अनलिमिटेड बेटे लॉस लिखना था, मैंने गलती से गेन लिख दिया, ये लॉस लिख दिया मेरे बेटे। तो अगर आप ध्यान से देखें, होल्डर का उगता सूरज है, जैसे अभी प्रिपेयर किया आपके लिए, होल्डर का उगता हुआ सूरज है, सनराइज, और राइटर का सनसेट है, राइटर का सनसेट जैसे दिख रहा है। ठीक है जी, तो आप पे ऑफ ग्राफ समझ चुके हैं, कंसेप्ट 31 तक लिख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क दूं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलें तो एटलीस्ट आप 2-3 क्वेश्चंस तो घर से जरूर करके आए। आप लिखिए जो होमवर्क कौन कौन सा क्वेश्चन घर से करके आना है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 8 करें, 8 कर लें, 7 तक तो करा ही दिया मैंने, 9th कर लें, 10th कर लें। ये 3 क्वेश्चन जरूर करें, ये होमवर्क में है। और कहते हैं जी, कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, इनका मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है। आप सबको कसम होगी अगर आपने आंसर पहले देखा, पहले अपने आप करना है और उसके बाद आंसर से चेक करना है, और जो भी बात समझ नहीं आई उसको नोट करना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता पाऊँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज की क्लास की अलविदा लूंगा, और मैं कहना चाहूंगा, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मैं कहना चाहूंगा, बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। दोस्तों, आने वाली क्लासेस में मैंने बड़े सारे डेरिवेटिव्स को लेकर वीडियोस दिखाने हैं आपको, और काफी सारी इमेजेस दिखानी है, बहुत सारी साइट्स की बातें करेंगे, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो प्लीज आने वाली क्लासेस आप जरूर देखें और फायदा उठाएं, और जून दिसंबर का ये चक्कर जल्दी से खत्म कर दें। मैं चाहता हूं, मेरी आप सबको शुभकामनाएं, अपने माता पिता की बातों को पूरा करें। धन्यवाद।